सो आप सब लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए सो दैट मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकूं। दीपक जी आपका माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। दीपक डोंगरे जी। जी। ठीक है, मैं आप सबको बता दूं कि आप प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए सो दैट डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज प्रेजेंटेशन के समय ये ध्यान रखिएगा कि हम आप लोग में से कोई अपनी स्क्रीन प्रेजेंट ना करे, नहीं तो मेरी स्लाइड जो है वो हट जाएगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग फिर से मेरी तरफ से। मेरा नाम पीयूष वर्मा है और मैं साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट फॉरेंसिक सोल्यूशन में। ठीक है, ये जो हमारा 2 दिन का वर्कशॉप है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे ये जो सेमिनार है ये जब इसमें हम लोग बेसिक यानी बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, कंप्यूटर क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, वहां से लेके साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और जो साइबर क्राइम हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं हम लोग उसे कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये सब हम लोग 2 दिन में सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक हमारा जो सेशन है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हम लोग इसको देखते हैं कि हमारा सेशन में कौन कौन से हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, उसका हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आज आपका डे 1 है। ठीक है, ये डे 1 में हम लोग बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आईटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी आईटी में कौन से डिवाइस यूज होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, और इसमें ही कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के पार्ट्स, उनका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग एक छोटा छोटा ओवरव्यू देखने वाले हैं। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कंप्यूटर क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, सर्वर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू थोड़ा सा देखने वाले हैं। एंड इंटरनेट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे डिवाइस का, उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसका हम लोग यूज डेली लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो ये आज हमारा 2 घंटे का एजेंडा रहेगा। आपको मैं एजेंडा फिर से बता देता हूँ। हमारा कुछ 1 से 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन रहेगा जिसमें हम लोग कुछ वीडियोस देखेंगे, कुछ थियोरी सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल डेमो भी है जो देखेंगे, जो कि शायद आपको आपके वर्किंग में हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ उसके बाद आधे घंटे का हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, यानी आपको जो भी डाउट सुशील जी, ठीक है फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी आप सबको शायद मेरी स्क्रीन फिर से दिख रही होगी। दूसरा जो दिन रहेगा उसमें हम लोग साइबर सिक्योरिटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ साइबर अटैक, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पूरा प्रोसेस, एग्जाम्पल, जो टूल्स हमें इम्पोर्टेंट रहता है उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट और बेसिक चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि आपके आईटी में बेसिक चीजें होती क्या है। शायद आप में से माइक जरा ऑफ रखिएगा। क्या ओके ठीक है, ये हमारा एक प्रोग्राम का ओवरव्यू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं अपनी कंपनी का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि हमारी कंपनी एग्जैक्टली है क्या। हमारी कंपनी का नाम है फॉरेंसिक सॉल्यूशंस। फॉरेंसिक सॉल्यूशंस ये नागपुर बेस्ड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, नागपुर बेस्ड साइबर फॉरेंसिक एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कंपनीज है। हम लोग प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट यानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस, जीएसटी एंड बाकी सबको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साथ ही साथ
साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साथ ही साथ जो हमारे ऑडिट या साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज रहती है वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर है मिस्टर सचिन साठे, उनको ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सो वो 10 इयर्स से ही साइबर फॉरेंसिक फील्ड में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे न्यूमरस केसेस किए हैं। साथ ही इसके अलावा हम लोग साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट क्लाइंट्स एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स दोनों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो हमारी कंपनी की कुछ कोर सर्विसेज है, जैसे हमारी कंपनी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करी है। पुलिस जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प चाहिए तो हम लोग असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी करते हैं, जैसे कोई एक सिस्टम बना होगा उसका टेस्टिंग करना कि वो हैक हो सकता है या नहीं, ये भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर एप्लीकेशन और वीएपीटी सिक्योरिटी की सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग डेटा रिकवरी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई फोन है, कोई क्राइम सीन का एविडेंस है जिसका डेटा डिलीट हो गया है, या फिर किसी क्रिमिनल ने कोई व्हाट्सएप चैट या फिर ये ऐसा कुछ डिलीट कर दिया है तो उसको रिकवर करने का भी हम लोग काम करते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए हम लोग कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं और साइबर सिक्योरिटी और साइबर फॉरेंसिक की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी कंपनी की कुछ सर्विसेज हो गई। नेक्स्ट आता है, हम लोग प्राइवेट क्लाइंट्स एज वेल एज गवर्नमेंट क्लाइंट्स दोनों के लिए वर्क करते हैं। जैसे हमारे गवर्नमेंट क्लाइंट्स जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, महाराष्ट्र पुलिस, आईटी फर्म्स, बैंक्स एंड कॉलेजेस हैं। तो ये सब के लिए हमने काम किया हुआ है। साथ ही साथ हमारी प्राइवेट क्लाइंट्स है, जैसे हेल्थ कार्ड हो गई, सुमा सॉफ्ट हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली हो गया, इन सब के लिए भी हमने काफी सारा वर्क किया है। सो ये हमारे क्लाइंट लिस्ट हो गई। ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स है जो हमने नागपुर पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, इनके लिए ट्रेनिंग ऑलरेडी पास्ट में प्रोवाइड किया हुआ है। उनके कुछ फोटोज और ट्रेनिंग्स है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। सो ये था हमारे बारे में, हमारी कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू। मैं आपको मेरे भी बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सो मेरा नाम पीयूष वर्मा है। मैं साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की पोजीशन फॉरेंसिक सॉल्यूशंस कंपनी में होल्ड करता हूँ। मुझे फील्ड में ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने कई साइबर क्राइम केसेस, कई गवर्नमेंट के केसेस, साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस पे पार्टिसिपेट किया है। सो जो आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग देखने वाले हैं, यानी आज जो हमारा फर्स्ट डे रहेगा, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सो सबसे पहला जो हम लोग पार्ट कवर करेंगे कि आईटी होता क्या है। हम लोग इतना सब कुछ सुनते हैं, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्चुअली में ये होता क्या है, ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे। साथ ही साथ इसके फंक्शंस क्या होते हैं, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज क्या होता है आपको, आईटी जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, इससे आपको एडवांटेज क्या होता है और इससे क्या फायदा पूरे लोगों को होता है, ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर्स के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर्स क्या होता है, क्या होता है, उनके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, उनके साइज के बारे में देखेंगे, जैसे मिड रेंज कंप्यूटर्स होते हैं, लार्ज स्केल कंप्यूटर्स होते हैं एंड बाकी सब कुछ। फिर हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सिस्टम्स। अब यहाँ से हम एक ओवरव्यू देख ले। अब जो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले रहेंगे वो कंप्यूटर सिस्टम्स है, जिसमें हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ कंप्यूटर का फंक्शंस क्या होता है। ठीक है। अब ये तो बेसिक है ही है, बट हम लोग इसके अलावा सर स्लाइड मेरी दिख रही है सबको? जी सर, दिख रही है। दिख रही है ना? हाँ दिख रही है सर। ओके, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। मैं फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब जब आपसे पूछा जाए तभी प्लीज माइक ऑन करेगा, नहीं तो कैसा है डिस्टरबेंस थोड़ा बहुत क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज उस बात के ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। सो अब इसके बाद हम लोग जो कंप्यूटर रहता है उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड भी चीजें देखने वाले हैं।
ठीक है। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग बेस प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट जब कल हम लोग साइबर फॉरेंसिक एंड उसके टेक्निक्स के बारे में पढ़े तो आपको समझने के लिए और प्रोसेस याद करने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंसेप्ट है ये होता क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन देखेंगे। Information technology is using technology, especially computers, for creating, storing, exchanging and processing a data in a secured manner। यानी जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है ये एक ऐसे टाइप की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग कंप्यूटर और साथ ही साथ लैपटॉप्स का यूज करते हैं ताकि हम लोग हमारा जो डेटा है उसको क्रिएट कर सके, उसको स्टोर कर सके और उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है, सो ये हमारे बेसिक आईटी का डेफिनेशन है। ठीक है, अब आईटी हम लोग ऑलमोस्ट हर जगह यूज करते हैं। आप अगर खुद के फील्ड में देखेंगे, जैसे पुलिस स्टेशन में अगर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने रहते हैं, कहीं नोटिस भेजना रहता है या कोर्ट के लिए कोई रिपोर्ट बनानी होती है, तो इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे यूज होती है, कॉलेजेस में यूज होती है, हॉस्पिटल्स में यूज होती है और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में होती है। ठीक है, सो जो हमारे बिजनेस का हमारा सक्सेस रहता है वो आजकल कहीं ना कहीं आईटी पे डिपेंडेंट है। यानी हमारा जो चाहे वो आप गवर्नमेंट का काम बोल लीजिए या फिर जो भी हमें आज के तारीख में काम करना पड़ता है वो कहीं ना कहीं आईटी से रिलेटेड है। और जब से कोविड हुआ है तब से आईटी का जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो आईटी का यूजेज है ये काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और ये बढ़ने की वजह से इसके अगेंस्ट जो क्राइम भी होते हैं ये भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब इसमें से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आखिर होता क्या है ये हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग आपके डाउट्स लिख के रख लीजिएगा। जब हम लोग लास्ट में डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे तो हम लोग उसमें एक एक डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी लगता है आप अपने डाउट्स लिखना शुरू कर दीजिएगा या फिर जो भी आपको लगेगा आप पूछ सकते हैं लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला फंक्शन आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो आता है कैप्चर करना। कैप्चर करना यानी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डेटा क्रिएट होता है उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं या कहीं और सेंड करते हैं, तो ये कैप्चर होता है। ठीक है, देन आता है हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं। अब डेटा मतलब हमारे पास काफी बड़ा डेटा है जिसमें से हमें जो हमारे काम का है हम लोग सिर्फ उतना ही पोर्शन यूज करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हमारा डेटा जनरेट करते हैं, जैसे अभी आप लोग कुछ एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या कोई एक नया नोटिस बनाते हैं या कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो ये जो आप तैयार करते हैं ये क्या कर रहे हैं आप, ये आप डेटा ताकि आपको में प्रेजेंट कर सके और साथ ही साथ इन फ्यूचर कहीं आपको यूज करना रहा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा डेटा है उसको ही हम लोग स्टोर भी करते हैं, यानी जो हमने डेटा क्रिएट किया उसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं सो दैट हम उसको फर्दर यूज कर सके। और कभी कभार ये डेटा हमें किसी और को सेंड भी करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसमिट बोलते हैं, यानी हम लोग डेटा एक पर्सन के पास से दूसरे पर्सन को सेंड कर रहे हैं। तो ये बेसिक फंक्शंस हो गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और तुषार जी प्लीज आप आपका माइक ऑफ कर लेंगे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। तुषार बहाड़े जी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैप्चर प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, कैप्चर प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, जो भी हम लोग इंटरनेट पे चीजें एक्सेस कर रहे हैं या डेटा देख रहे हैं वो तो जो हम लोग इंटरनेट पे चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कुछ एक प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप लोग थोड़ा बहुत अमेज़न या ये सब चीजें चलाते होंगे तो आप जो चीज सर्च करते हैं इंटरनेट पे उसी से रिलेटेड ऐड आपको आपके ये चाहे यूट्यूब होगा या अमेज़न होगा इस पे दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये कभी आपने सोचा है? ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरनेट है वो आपका डेटा कहीं ना कहीं देखता रहता है कि आपको किस चीज की जरूरत है और उस हिसाब से फिर आपको
एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट करता है, सो दैट आपके काम का जो डेटा है वो मतलब के काम का चीजें हैं वो आपको दिखे और साथ ही साथ आप उसके बारे में देख के उसको पढ़ सके या फिर उसका यूज कर सके। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग। जो हमारा डेटा है उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम लोग उसमें से जो हमारे काम का यूजफुल चीजें हैं वही निकालते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग जो डेटा जनरेट करते हैं, ये जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि जो हम लोग डेटा जनरेट करते हैं उसे हम लोग स्टोर भी करते हैं, ठीक है, एंड देन अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लोग शेयर भी करते हैं। तो ये बेसिकली एक फंक्शन हो गया आईटी का। अब नेक्स्ट आता है कि आईटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब जो हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं आईटी के, ठीक है। सो सबसे पहला जो आईटी का बेनिफिट होता है ये होता है स्पीड। आईटी का जो स्पीड है ये सबसे ज्यादा होता है। पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजनी रहती थी, जैसे हमें कोई चिट्ठी भेजनी रहती थी तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो चिट्ठी लिखते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, फिर वो पोस्ट ऑफिस से जहाँ पे जाना है, मतलब उसका जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे उसको पहुंचना चाहिए चिट्ठी को, वहां पे पहुंचने में 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता था। बट जब से आईटी आया है तब से हम लोग एक छोटे से मेल भी तो वो तुरंत पहुंच जाता है जिसको भी हम लोग भेजते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है कि हमारी स्पीड बढ़ गई है। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है? कंसिस्टेंसी यानी हमेशा हम लोग जो चीज है मतलब उसको पर हम लोग शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने एक बार कर दिया और उसके बाद ये प्रोसेस ब्रेक हो जाता है। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो हम लोग डेली यूज करते हैं, उस पर हम लोग चाहे तो कितनी भी बार मेल कर सकते हैं एंड मेल्स रिसीव कर सकते हैं, कुछ वीडियोस देख सकते हैं, फोटोज खींच सकते हैं। वो हमेशा चलता रहता है। वो ऐसा नहीं है कि आज चलेगा कल बंद हो जाएगा, परसों चलेगा फिर अगले दिन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कंसिस्टेंट है, ये हमेशा चलते रहता है और जो इसकी सर्विस रहती है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन यानी एक्यूरेसी, यानी आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये काफी एक्यूरेट होता है। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक्यूरेटली वही फाइंड करके देता है, ठीक है। और जो हमारा आईटी है ये काफी रिलायबल भी है। रिलायबिलिटी यानी हमें जो भी इंफॉर्मेशन इस पे मिलती है वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक और जेन्युइन होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ फेक इंफॉर्मेशन इस पे अवेलेबल होगा कुछ कुछ चीजों का छोड़ के, बट जो बेसिक नॉलेज रहता है वो इसमें जेन्युइन रहता है और सही रहता है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आईटी के हमारे, ठीक है, आईटी टेक्नोलॉजी में। अब आईटी टेक्नोलॉजी का जो स्पीड है ये हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग एक ईमेल यहाँ से भेजते हैं तो वो 5 से 10 सेकंड में जिसको हम लोग भेज रहे हैं उसको दिखने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है काफी ज्यादा टाइम बचता है और मेजरली ये इंफॉर्मेशन तुरंत कन्वे हो जाती है, ठीक है। इसका हम लोग काफी यूज डेली लाइफ में भी करते हैं। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी एंड प्रिसीजन। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कंप्यूटर काफी कंसिस्टेंट रहते हैं, कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली जो कंप्यूटर्स में होता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर की वजह से होता है, बट कंप्यूटर्स बहुत एक्यूरेट और काफी प्रिसाइज रहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो कंप्यूटर में हम लोग कुछ एक चीज प्रिपेयर, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया या हमने पीडीएफ प्रिपेयर किया, रिपोर्ट प्रिपेयर किया, तो जो रिपोर्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो काफी एक्यूरेट कंप्यूटर बनाता है, यानी उसको प्रॉपरली दिखाता है, फिर उसका हम लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं एंड बाकी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी। अब कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि रिलायबल है। इसको हम लोग 24/7 यूज कर सकते हैं, ये कभी भी बंद नहीं होता है। जैसे कि आप बैंक का सर्वर देख लीजिए, हम लोग बैंक का सर्वर कभी भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे या फिर आपका पेटीएम देख लीजिए, हम लोग ये ट्रांजेक्शन्स कभी भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलायबल है, हम लोग इसको डेली यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आपका यहाँ से जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर्स का, उसके बारे में चीजें शुरू हो जाती है कि कंप्यूटर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। कंप्यूटर कैसे शुरू हुआ वर्क करना, कंप्यूटर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या है, कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पे कंप्यूटर 4 साइजेस में आता है। सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर।
अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर यानी बहुत छोटे कंप्यूटर्स जो आपके हाथ में भी आ जाते हैं। जैसे एक आप आईपैड समझ लीजिए या फिर आपका स्मार्टफोन समझ लीजिए, ये एक तरह का कंप्यूटर ही है जो कि क्या करता है, जो कि आपका जो डेटा है उसको प्रोसेस करता है और आपको एक आउटपुट देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो सब बेसिक डेफिनेशन होती है कि वो आपसे डेटा लेता है, उसके बाद आपसे इनपुट लेता है, उसके बाद आप प्रोसेस करता है और आपको फिर शो करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल अपनी स्क्रीन पे ही दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे ये मैंने अभी डिलीट किया और यहाँ पे मैंने ऑफ टाइप किया। तो अब ऑफ टाइप किया तो ये कैसे हुआ? यहाँ पे अगर आप सोचेंगे तो मैंने जब तक अपने कीबोर्ड पे OF नहीं दबाया तब तक वो स्क्रीन पे आया नहीं। ठीक है, तो कंप्यूटर का क्या काम होता है, जब मैं अपनी स्क्रीन पे OF दबाता हूँ तो ये उसका इनपुट लेता है कीबोर्ड के द्वारा और फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर आपको मॉनिटर के द्वारा आउटपुट दिखाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन हो गई कि कोई भी डिवाइस जो हमसे इनपुट लेता है उसके बाद उस इनपुट पे वर्क करके हमें आउटपुट देता है, वो कंप्यूटर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा। ठीक है, आपको समझ रहा है ना? यस। हाँ, ओके, ठीक है, ये कंप्यूटर का डेफिनेशन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी ऐसे कंप्यूटर्स, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कुछ साइज पे डिपेंड करता है, कुछ प्रोसेसिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कुछ कुछ सर्वर लेवल के कंप्यूटर होते हैं। तो ये सारी चीजों, ये इनको क्लासिफाई कैसे किया है, मतलब कौन से टाइप का क्या कंप्यूटर होता है, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहली जो चीज आती है तो वो माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन हो गया या हमारा आईपैड हो गया। ये सब क्या होता है, ये हम लोग ऐसे कंप्यूटर है जिसको हम लोग हाथ में लेके भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक मिड रेंज कंप्यूटर क्या होता है। मिड रेंज कंप्यूटर आपके लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गए, ये सब एक मिड रेंज कंप्यूटर में आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स यानी सर्वर बोल सकते हैं इसको। सर्वर ऐसे कंप्यूटर्स रहते हैं जिस पर जो चाहे आप एक वेबसाइट बोलो या फिर एक कंपनी का एप्लीकेशन बोलो या आपकी गवर्नमेंट पोर्टल्स बोलिए, उन सबका पूरा डेटा स्टोर रहता है सर्वर में। ठीक है, तो ये ऐसे 4 टाइप के आपके कंप्यूटर होते हैं जिसमें से हम लोग एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर आता है ये माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर्स में आता है, माइक्रो कंप्यूटर्स बहुत छोटे होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं और ये हम लोग कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स यानी हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, ये सारी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं इसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं और ये काफी इजी रहते हैं, हम लोग इसको पॉकेट में रख के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर हमारे मिड रेंज कंप्यूटर्स। मिड रेंज कंप्यूटर्स यानी हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बेसिकली ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसपे हम लोग थोड़ा बहुत वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब वर्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग उस पर वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डेस्कटॉप या फिर हमारे लैपटॉप पे क्रिएट करते हैं। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक टाइप का सर्वर ही हो गया। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आपका टैली हो गया। टैली के बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जिसमें कोई एक कंपनी अपना प्राइवेट डेटा स्टोर करती है, यानी टैली का डेटा स्टोर करती है। तो ये क्या हो गया, ये सर्वर लेवल के कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें एप्लीकेशन का डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, सो ये आपके 3 टाइप के कंप्यूटर्स हो गए। ठीक है, ये इनको साइज और इनके प्रोसेसिंग पावर पे क्लासिफाई किया हुआ है इन कंप्यूटर्स को। ठीक है, अब ये जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो रैक्स दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे सुपर कंप्यूटर्स को ऐसे रूम में पूरा कंप्यूटर बना के इसको असेंबल किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा रहता है, जैसे गवर्नमेंट पोर्टल्स, NIC होगा। NIC जो गवर्नमेंट का होस्टिंग, मतलब जो गवर्नमेंट की वेबसाइट बनाती है कंपनी, उनके पास ऐसे बड़ा सा सर्वर है जिसपे वो सारे गवर्नमेंट साइट्स को होस्ट करती है। ठीक है, आपका रेलवे का जो पोर्टल है यानी जो टिकटिंग पोर्टल है,
उसका भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सर्वर होगा, चाहे वो फिर टाटा के अंडर होगा या एनआईसी के अंडर होगा, ये डिपेंड करता है। तो ये जो ऐसे टाइप का कंप्यूटर होता है इन्हें हम लोग सुपर कंप्यूटर्स या फिर सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब ये हो गया, हमने थोड़ा सा मतलब एक बेसिक कंपोनेंट्स देख ली कि कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या होता है, उसके टाइप्स देख लिए और उसका थोड़ा बहुत एक फंक्शन देख लिया। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, बिकॉज जो हम लोग डेटा देखते हैं जैसे 1 GB का डेटा है, 2 GB का डेटा है, ये जो मेजरमेंट होता है कि GB, MB, बाइट, ये क्या होता है एग्जैक्टली ये आपको समझना पड़ेगा। तो जो ये प्रोसेस रहता है इसको हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी डेटा रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में कितने साइज का डेटा स्टोर होगा ये कैलकुलेट करने का काम डेटा रिप्रेजेंटेशन में किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंटेशन शुरू होता है बाइट से, ठीक है। यानी जो सबसे छोटा पार्ट होता है डेटा का उसे हम लोग बाइट बोलते हैं, ठीक है। सो 8 बिट मिला के एक बाइट बनता है, ठीक है। अब ये आपको जानना क्यों जरूरी है, बिकॉज इसमें आपको पता चलना चाहिए कि जो कंप्यूटर है उसके अंदर का डेटा है वो हम लोग वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितना डेटा मतलब क्या होता है। जैसे अब यहाँ पे 8 बिट मतलब एक बाइट होता है, ठीक है। फिर 1024 बाइट मतलब 1 KB होता है, यानी 1 किलोबाइट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1024 किलोबाइट यानी 1 मेगाबाइट होता है, ठीक है। और फिर 1 मेगाबाइट यानी 1024 MB यानी मेगाबाइट, ये इक्वल्स टू 1 GB होता है, 1 गीगाबाइट होता है। तो ये कैसा है, ये जैसे हम लोग साइज जो है वो हम लोग नापते हैं सेंटीमीटर्स या इंच में, वैसे ही हम लोग जो डेटा है उसको यूज करने के लिए या फिर उसको मेजर करने के लिए जो चीज यूज करते हैं वो ये सब डेटा रिप्रेजेंटेशन के टूल्स या फिर ये टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो है KB, MB, GB और TB, ठीक है। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में 1 TB की हार्ड डिस्क है। अब 1 TB की हार्ड डिस्क मतलब क्या होता है, उस कंप्यूटर में हम लोग 1 TB तक का फाइल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी साइज हो गई, ये उसका कैपेसिटी हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो कैपेसिटी हम लोग मेजर करते हैं वो ये पर्टिकुलर मेथड से मेजर करते हैं या फिर ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट आता है यार, अलग अलग डिफरेंट टाइप के साइजेस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। सो कंप्यूटर सिस्टम जो है ये 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। ये हार्डवेयर बेस्ड रहता है और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड रहता है, ठीक है। हार्डवेयर बेस्ड जो रहता है वो हमारा CPU हो गया या हमारा लैपटॉप हो गया, जो हार्डवेयर हम लोग देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर चलता है, ठीक है। जैसे कि जो हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं ये एक तरह का सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे। A computer system is a set of components that interact to accomplish a purpose. अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साथ में काम करते हैं सो दैट हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली वर्क करे, ठीक है। ये वो डेफिनेशन हमें बताती है, ठीक है, कि जो हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर है और जो हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है ये दोनों साथ में मिलके जब काम करते हैं तब हम लोग कोई भी एक वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे हमें कुछ टाइप करना है तो हमें टाइप करने के लिए कीबोर्ड और माउस का कीबोर्ड का जरूरत पड़ता है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, तो जब तक हम लोग कीबोर्ड पे ए प्रेस नहीं करते तब तक वो सॉफ्टवेयर उसको लेता नहीं और हमारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो दोनों मिला के काम करता है उसे हम लोग एक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन हो गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस। ओके, ठीक है। सो ये हो गया हमारे सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आता है हार्डवेयर। क्या होता है हार्डवेयर? यानी जो हमारा फिजिकल
ठीक है। सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग हार्डवेयर के बारे में देख रहे थे। हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है? हार्डवेयर एक कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू हार्डवेयर एक कंपोनेंट होता है जिसके जो हम लोग फिजिकली कंप्यूटर में अटैच करते हैं, जैसे कि हमारा माउस हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, मॉनिटर हो गया, ये बेसिकली आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए। और सॉफ्टवेयर ऐसा है जो इनटेंजिबल कंपोनेंट होता है, मतलब वो कंप्यूटर के अंदर रहता है, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं, ना हम लोग उसको फिजिकली पकड़ सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होता है जो कि जिसपे हम लोग परफॉर्म, मतलब हमारा जो टास्क है या फंक्शंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं बट हम लोग इसको देख नहीं सकते। ठीक है, सो ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर को वर्क करने के लिए हार्डवेयर लगेगा और हार्डवेयर को वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर लगेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा जो एक्शंस होता है, ये हमारे, मतलब जैसे इसका हम लोग एग्जांपल अगर समझना होगा, तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जब तक ये इंस्ट्रक्शन हमें नहीं देता है, जैसे कि हम लोग को चलने के लिए नहीं बोल, मतलब हम लोग चलने का नहीं सोचते, तब तक हमारे पैर उठते नहीं है और आगे नहीं बढ़ते हैं। वैसा ही सेम कंप्यूटर में भी होता है, जब तक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन नहीं देता है तब तक हार्डवेयर काम नहीं करता है, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करता। तो ये दोनों बहुत इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर आप प्रेजेंटेशन पे थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इफ ब्रेन डज नॉट राइज थॉट्स एंड फीलिंग्स, वी डू नॉट परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी। सिमिलरली द एक्शंस एंड फंक्शनिंग ऑफ एवरी हार्डवेयर इक्विपमेंट इज ड्रिवन बाय सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि हमारा ब्रेन अगर कोई फीलिंग या फिर कोई सोच करेगा नहीं, मतलब हमारी बॉडी को ऑर्डर नहीं देगा चलने के लिए, वैसे ही तो हम लोग चलेंगे नहीं। वैसे ही जब तक कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को कुछ कमांड नहीं देता है, तब तक वो हार्डवेयर भी नहीं वर्क करता है। ठीक है, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन गिव्स मॉडर्न कंप्यूटिंग देयर पावर एंड वर्सिटिलिटी। तो जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर वर्क करता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन पे वर्क करता है। किसी एक के, मतलब कोई अगर एक कंपोनेंट रहेगा तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हार्डवेयर के बारे में, कि कंप्यूटर हार्डवेयर में चीजें क्या क्या यूज होती है। ठीक है, सो जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो आता है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक डिवाइस का। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग मदरबोर्ड की एक इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग इमेज की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं आपको उसमें जो लगे हुए कंपोनेंट्स है, यानी सीपीयू के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इससे शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें आपको सीपीयू में दिख रहा होगा सीडी रोम। सीडी रोम पे हम लोग ने एक एरो किया हुआ है। तो सीडी रोम का पर्पस क्या होता है कि हम लोग उसमें सीडी लगा के रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सीडी रोम का वो पर्पस केबल होता है। अब उसके बाद आपको सेकंड जो दिख रहा है, सेकंड इमेज में जो है वो पावर केबल होता है। पावर केबल यानी जो पावर सप्लाई से सारे अलग अलग जो डिवाइसेस या फिर कंपोनेंट सीपीयू में लगे हैं उनको पावर देने का काम ये पावर केबल के थ्रू किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा डेटा केबल या डेटा केबल एंड फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव अभी यूज नहीं होती, बट फ्लॉपी ड्राइव एक तरह से आप समझ लीजिए, आप एक तरह से सीडी के तरह ही होता है, बट उसमें डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव आज की तारीख में ज्यादा यूज नहीं होती है, तो इस पे हमें ध्यान देना नहीं है। नेक्स्ट आता है हार्ड डिस्क। आप ये कॉर्नर में देख सकते होंगे ऊपर के रो में, तो हार्ड डिस्क आती है। हार्ड डिस्क हमारे फोरेंसिक और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, बिकॉज यहाँ पे ही सारा डेटा जो होता है वो स्टोर रहता है। ठीक है, और जो एविडेंस मिलने के चांसेस रहते हैं वो हमें हार्ड डिस्क से ही मिल सकते हैं। ठीक है, सो ये हार्ड डिस्क हो गई। अब जो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का एक बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा होगा। ये जो ग्रीन कलर का बड़ा सा स्क्वायर है इसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। अगर कोई कंप्यूटर में मदरबोर्ड नहीं रहेगा तो मदरबोर्ड वो कंप्यूटर कभी वर्क ही नहीं कर सकता है। ठीक है, मदरबोर्ड एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे
सारा डेटा, यानी जो हार्ड डिस्क का डेटा रहेगा या फिर जो सीडी का डेटा रहेगा या फिर जो यूजर काम कर रहा है, वो सारा मदरबोर्ड ही आके प्रोसेस करता है एंड देन उसके बाद उसको मतलब वो सारा मदरबोर्ड पे ही प्रोसेस होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर कंप्यूटर का मदरबोर्ड खराब हो जाएगा तो हम लोग कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रैम आता है। रैम क्या होता है? रैम एक पर्टिकुलर चिप होती है, ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो सिर्फ आप अभी यहाँ पे देख के समझ लीजिए कि कंप्यूटर कैसे अंदर से दिखता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रैम एक ऐसे टाइप का चिप होता है जो चीजें प्रोसेस करता है, यानी हम लोग जब कंप्यूटर मतलब जैसे कंप्यूटर चालू करते हैं, चालू करने के बाद कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, तो एप्लीकेशन को चालू करने के लिए जो प्रोसेस लगती है, मतलब एक प्रोसेस लगती है, वो कौन हैंडल करता है? वो रैम हैंडल करता है, ठीक है। देन उसके बाद प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर क्या करता है? जो भी कमांड्स और इंस्ट्रक्शन उस हमने दिए हैं उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। और पावर सप्लाई, पावर सप्लाई का काम क्या होता है? पावर सप्लाई का काम होता है जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड पे, सॉरी सीपीयू के अंदर, उन सबको पावर प्रोवाइड करने का, ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके, ठीक है। तो ये सिस्टम यूनिट का इंटरनल पार्ट हो गया। यहां तक आप सबको समझा? यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो आगे बढ़ सकते हैं ना? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद जो हम लोग, ठीक है, सो इसके बाद अभी जो हम लोग ये कंपोनेंट्स देखने वाले हैं, ये हमारे फॉरेंसिक से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा पोर्शन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे वर्क करती है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा सीपीयू आता है। सीपीयू के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है सीपीयू। CPU is a central processing unit and it is an electronic circuit within a computer that carries out instruction of a program. यानी हम लोग जो भी काम करते हैं, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, कि अब हमने कंप्यूटर को बोला कि वर्ड ओपन करो, ठीक है। तो वर्ड ओपन करने के लिए हम लोग जब वर्ड प्रोग्राम पे डबल क्लिक करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन को कौन प्रोसेस करता है? ये हमारा सीपीयू कंपोनेंट है, ये प्रोसेस करता है, ठीक है। ये प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देता है, इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। अगर सीपीयू में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। सो सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। अब हर एक सीपीयू का अपना अपना एक स्पीड होता है, ठीक है, कि वो कितना जल्दी किसी चीज को प्रोसेस करता है। तो वो जो स्पीड है उसको हम लोग मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि कंप्यूटर मतलब जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड कैसे मेजर की जाती है, ये मेगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, ठीक है। सो ये आपके ये जो हमारा प्रोसेसर है इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया कि प्रोसेसर बेसिकली करता क्या क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रैम, ठीक है। रैम काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रैम बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपका डेटा टेम्पररी स्टोर करता है, ठीक है। इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रैम का फुल फॉर्म यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सो रैम, ये ग्रीन कलर की दो चिप आपको साइड में दिख रही होगी, ये चिप कहाँ लगती है? मदरबोर्ड पे। और ये क्या करता है? जो भी हम लोग एप्लीकेशन रन करते हैं, ठीक है, यानी जो भी हम लोग एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर पे चालू करते हैं, उसको चालू करने में और उसका डेटा टेम्पररी स्टोर करने में मदद करता है, ठीक है। सो अब ये मेमोरी हमारे में बहुत इंपॉर्टेंट काम की होती है, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग कहीं क्राइम सीन पे सीज करने जाते हैं, ठीक है, मतलब अब इमेजिन करिए हम लोग एक जगह रेड करने गए, ठीक है। जैसे कि हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कहीं तो भी आईपीएल की गैम्बलिंग चल रही है, ठीक है। एंड गैम्बलिंग होने के बाद हम लोग वहां पे सडनली रेड कर देते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। अब कंप्यूटर आपको चालू स्टेट में मिला, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसमें से आपको रैम के अंदर से काफी सारा एविडेंस मिल सकता है, ठीक है। अगर
मतलब आपको रैम के अंदर से काफी एविडेंस मिल सकता है, बट अगर एक बार कंप्यूटर बंद हो गया तो ये जो रैम है इसका डेटा गायब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब जब भी आपको कंप्यूटर या फिर आप क्राइम सीन पे जाते हैं और आपको कोई कंप्यूटर चालू स्टेट में मिलता है तो हमेशा उसका रैम डंप, उसको मतलब बंद करने से पहले उसका रैम का डंप ले लेना जरूरी रहता है। ठीक है, ताकि जो भी प्रोसेस उस कंप्यूटर पे जब वो चालू था, जो भी प्रोसेस उस पर रन हुई होगी उसका आपको एक डिटेल मिल जाता है रैम डंप में। ठीक है, बट क्योंकि एक बार आपने वो कंप्यूटर को बंद कर दिया तो जो रैम का पूरा डेटा है वो डिलीट हो जाता है और आप उसको कभी रिकवर नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। वोलाटाइल मेमोरी यानी टेम्पररी मेमोरी, ये परमानेंट नहीं होती है। अगर आपका सिस्टम बंद हो गया तो ये मेमोरी का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी में सबसे पहला रैम आता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। फिर आता है कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी रहती है वो भी एक तरह से रैम के तरह ही होती है, बट वो क्या करता है, कभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप जब लैपटॉप पे कंप्यूटर कोई प्रोग्राम, जैसे वर्ड प्रोग्राम, जब आपका लैपटॉप नया नया होता है आप उसको पहली बार चालू करते हैं तो वो काफी टाइम लेता है चालू होने के लिए, बट जब हम लोग उसको दूसरी बार चालू करते हैं तो वो काफी जल्दी चालू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर जब कोई एप्लीकेशन रन करता है तो उसे कैश बनाना पड़ता है। ठीक है, कैश मेमोरी बनानी पड़ती है। तो ये जो मेमोरी रहती है ये भी वोलाटाइल रहती है। ठीक है, ये भी अगर एक बार आपका सिस्टम बंद हो गया तो ये डिलीट हो जाती है। वर्चुअल मेमोरी भी रैम की तरह ही होती है, ये भी वोलाटाइल ही होती है। और रोम, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी रहती है जिसमें डेटा डिलीट नहीं होता है, भले कंप्यूटर कितनी भी बार बंद चालू हो जाए। ठीक है, तो आप जैसे हमारी हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क को आप एक रोम बोल सकते हैं। वो उसमें पूरा डेटा स्टोर होता है और उसको हम लोग कितनी भी बार बंद चालू करें तो उसमें से डेटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है रैम के बारे में कि रैम क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद रीड ओनली एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, वोलाटाइल होती है, ये आपको डायरेक्टली मैंने समझा दिया है। फिर उसके बाद कैश मेमोरी भी समझा दिया और वर्चुअल मेमोरी भी समझा दिया और रीड ओनली मेमोरी भी समझा दिया। ठीक है, सो ये बेसिकली आपके नॉलेज के बारे में है कि बेसिक क्या क्या चीजें होती है हमारे कंप्यूटर में और क्या हमारे फॉरेंसिक और साइबर क्राइम से रिलेटेड मतलब यूज होगी ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। अब स्टोरेज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज स्टोरेज जो होता है उसमें हमारा पूरा डेटा परमानेंटली सेव होता है। चाहे आप मोबाइल का स्टोरेज देख लो, आप आपका यूएसबी पेनड्राइव देख लीजिए, या फिर आपका डेस्कटॉप एंड लैपटॉप की मेमोरी भी देख लीजिए, तो उसी में हमें सबसे ज्यादा एविडेंस मिलता है। ठीक है, कोई क्राइम होता है तो हम लोग उसकी हार्ड डिस्क सीज करते हैं और साथ ही साथ मोबाइल भी सीज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डेटा होता है और डेटा को इन्वेस्टिगेट करके हम लोग कोई भी क्राइम के मतलब कोई भी क्राइम में डिजिटल एविडेंस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो ये हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है। अब आपको ये हार्ड डिस्क की एक फोटो दिख रही होगी, बट हार्ड डिस्क के अंदर की वर्किंग क्या होती है, कैसे होती है, ये मैं आपको एक छोटे से वीडियो के द्वारा दिखाना चाहूंगा। ठीक है, सो आप थोड़ा सा एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज। ठीक है, सो आपको ये स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है। अब ये जनरली जो हार्ड डिस्क होती है ये क्या होती है और कैसे होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले, फिर हम लोग ये वीडियो भी देखेंगे। ठीक है, सो अगर आप मेरे हाथ में अभी देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक आपको हार्ड डिस्क दिख रही है। ठीक है, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है और जो भी हम लोग चीजें हमारे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, सो ये दिखने के लिए ऐसे दिखता है हमारा हार्ड डिस्क। ठीक है, इसके अंदर की वर्किंग में अभी आपको समझाऊंगा। हार्ड डिस्क दो अलग अलग साइजेस में आती है। जो ये मैंने अभी अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है, इसलिए ये काफी बड़ी हार्ड डिस्क है। उसके अलावा ये जो मेरे हाथ में है ये छोटी है काफी, तो ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, सो ये ऐसे हार्ड डिस्क दो डिफरेंट साइजेस में आती है। ठीक है, सो अभी हम लोग हार्ड डिस्क की जो वर्किंग है
ये देखते हैं कि हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये हार्ड डिस्क को ओपन जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एक राउंड कलर का प्लेटर होता है जो धीरे काफी जोर से घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी हमारी हार्ड डिस्क चालू हो गई है। और ये जो आपको आर्म दिख रहा है, यानी जो एक ऐसा एरो है जो मूव कर रहा है, ये उस मैग्नेटिक प्लेटर में से डेटा रीड करता है। यानी ये जो भी आगे पीछे हो रहा है, ये डेटा जो डिजिटल फॉर्म में स्टोर है उसको रीड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपकी एक इंटरनल हार्ड डिस्क वर्क करती है। ठीक है, ये जो आपका मैग्नेटिक डिवाइस है, ये जो सीडी के जैसा आपको दिख रहा है, इसी में आपका पूरा डिजिटल डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। ध्यान से उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो आपको मैग्नेटिक गोल दिख रहा है, ये काफी तेजी से घूम रहा है। और ये जो आपको आर्म दिख रहा है, यानी जो एरो इधर ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्या करता है, ये डिजिटल फॉर्म में जो डेटा ये सिल्वर प्लेटर बोलते हैं उसको, उस पे स्टोर है, उसको रीड कर रहा है। ठीक है, सो ये बेसिकली आपके कंप्यूटर का एक वर्किंग है। ठीक है, ये अगर आपको देखना होगा तो मैं प्रेजेंटेशन के बाद दोबारा दिखा दूंगा। ठीक है, सो ये आपके हार्ड डिस्क का कंपोनेंट हो गया। इसके अलावा और क्या क्या स्टोरेज मीडिया होते हैं, इसके अलावा हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं, फिर पेन ड्राइव्स होती है, और यूएसबी पेन ड्राइव्स होती है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती है। तो ये बेसिकली और स्टोरेज के कंपोनेंट्स है जिसके जहां पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट्स? नो सर, नो सर, नो सर। ओके, ठीक है, सबको समझ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यानी जिसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। और जिसके थ्रू हम लोग रिजल्ट देखते हैं, वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो कीबोर्ड है, हम लोग कीबोर्ड पे जब टाइप करते हैं तब हमें स्क्रीन पे जो भी हमने टाइप किया है वो दिखता है। ठीक है, सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो है वो तो अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। तो इसको हम लोग थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सो जो हमारा सबसे पहला इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, स्कैनर हो गया। ये सारे हमारे क्या है, हमारे ये इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर हो गए, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। नेक्स्ट अब आता है, ये हो गया हार्डवेयर के बारे में। अब आता है सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी एसेंशियल होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज द नेम फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, यानी जो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स लोड किए जाते हैं उसे हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, सो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि हाँ आपको ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या हो गया, सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी जैसे हम लोग उस पर विंडोज चलाते हैं, तो विंडोज क्या, सॉरी विंडोज बोल रहा हूँ, वर्ड चलाते हैं, तो वर्ड क्या हो गया, वर्ड एक एप्लीकेशन हो गया। तो ये जो वर्ड सॉफ्टवेयर होता है इसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, पहला आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स द कंप्यूटर टू कैरी आउट द बेसिक ऑपरेशन टास्क। एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को हेल्प करता है कि जो भी उसको बेसिक टास्क परफॉर्म करने हैं उसमें। ठीक है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक तरह से
आप उसको ये बोल सकते हैं कि एक तरह से वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। ठीक है, हम लोग जो भी वर्क करते हैं वो हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करते हैं। जैसे कि विंडोज सॉफ्टवेयर हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसको हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को बहुत सारी चीजों में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को जैसे कि क्लासिफाई किया गया है आपका 5 अलग अलग टाइप में: प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर जो रहेंगे वो प्रोसेस मैनेज करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर जो रहेगा वो मेमोरी मैनेज करेगा, जो कुछ सॉफ्टवेयर रहेंगे वो फाइल मैनेज करेंगे, सिक्योरिटी मैनेज करेंगे और बाकी सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से यानी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही हमें बहुत सारी चीजों का एविडेंस मिलता है। जैसे कि कोई सस्पिशियस फाइल का एविडेंस मिलता है, या फिर किसी ने उस कंप्यूटर पे कोई गलत एक्टिविटीज तो नहीं की, इससे रिलेटेड हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू एविडेंस मिलता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। An operating system is a system software that manages computer hardware, software resources and provide common services to computer program। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज है वो दोनों को मैनेज करता है। ठीक है, सो हमारे जनरल यूज में 3 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, यानी 3 मेजर सॉफ्टवेयर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। एक विंडोज आता है, दूसरा लिनक्स आता है, तीसरा मैक आता है। ठीक है, विंडोज आप लोग में से सबने यूज किया हुआ है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, उस पर हर आज से आधे से ज्यादातर लोग उसका यूज करते हैं। लिनक्स लिनक्स बेसिकली ओपन सोर्स लोग यानी हैकर लोग या फिर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ठीक है, और मैकिंटॉश, मैक यानी आपका मैक ओएस जो है वो भी जनरली कॉमन लोग यूज करते हैं। तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। विंडोज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, लिनक्स है ये ओपन सोर्स है, यानी ये कोई कंपनी का नहीं है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ये फ्री वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो मैक है ये एप्पल का है। ठीक है, ये आपका बेसिक नॉलेज हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि प्रोसेस मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है। उनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो क्या एग्जैक्टली मतलब हेल्प करता है आपको चीजें समझने में। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अब जैसे हमारा ये विंडोज सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे हम लोग ये विंडोज सॉफ्टवेयर में टास्क मैनेजर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल अल्ट और डिलीट का यूज करेंगे, तो यहाँ से टास्क मैनेजर खुल जाता है। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि टास्क मैनेजर ये ओपन हो गया। ये क्या हो गया, ये कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, जिसपे हम लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर पे अभी क्या क्या इस कंप्यूटर पे क्या क्या एप्लीकेशन चल रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे फायरफॉक्स चल रहा है, गूगल क्रोम चल रहा है, ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो इससे आपको स्क्रीन पे आपका चेहरा दिख रहा है सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, ये बाकी सबको दिख रहा है या मेरा चेहरा ही दिख रहा है? नहीं, मुझे तो चेहरा दिख रहा है सर। बाकी सबको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। और स्क्रीन सर शेयर नहीं आपकी दिख स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, तो सर आपको जो प्रॉब्लम आ रही होगी ना, आप एक बार मतलब जिन है मतलब अगर आपको छोटा दिख रहा होगा तो आप उस पर डबल क्लिक करके देखिए, वो आ जाएगा।
हाँ सर, दिख रहा है। सो यहाँ पे ये जो टास्क मैनेजर है, ये हम लोग देख सकते हैं इसमें कि मेरे कंप्यूटर पे क्या क्या चीजें रन हो रही है। ठीक है, सो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अब ये क्यों आपको पता होना चाहिए, जैसे कई बार होता है कि कंप्यूटर में कोई स्पाईवेयर डाल देता है। स्पाईवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो आपके कंप्यूटर का डेटा कहीं और भेजता है। ठीक है, सो ये स्पाईवेयर एप्लीकेशन आपको सामने में नहीं दिखता है। ठीक है, आपको सामने में नहीं दिखता है, बट ये कहीं ना कहीं वर्क करते रहता है। ठीक है, सो ये आपको अगर ढूंढना होगा स्पाईवेयर, तो यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड प्रोसेसेस या फिर एक सर्विसेज का सेक्शन होता है, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें से कुछ कुछ अगर आपको मतलब कुछ ऐसे सर्विसेज दिखते हैं जो विंडोज के नहीं होते हैं, तो ये क्या है, ये वायरस कोई काम कर रहा है, इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि अगर हमें स्पाईवेयर चेक करना है जब हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, तो ये तरीके से हम लोग स्पाईवेयर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे एप्लीकेशन की जितनी भी हिस्ट्री है सब हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप बेसिकली हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने अभी आपको ऑलरेडी दिखाया कि कैसे हम लोग प्रोसेस और बाकी सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारी चीज है। यहाँ पे जो मैंने आपको टास्क मैनेजर दिखाया, उसी के थ्रू उसी का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये आपको लाइव मैंने दिखा दिया है, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके अलावा बेसिकली जो बेसिक फंक्शंस होते हैं बाकी मेमोरी के, कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन अटक जाता है और क्रैश कर रहा है, तो हम लोग उसको फोर्स करके भी बंद कर सकते हैं। ये ऐसे डिफरेंट कई सारे जो ऑप्शंस हैं एंड बेसिक फंक्शनैलिटीज है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज करने देता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में हमने एक्सेल डाला हुआ है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डाला हुआ है और वर्ड डाला हुआ है, तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया है। यानी हम लोग वर्ड पे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एक्सेल पे हम लोग एक्सेल की फाइल्स बना सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी जो ब्राउजर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, ये जस्ट अभी आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है। ठीक है, सो व्हाट डज अ कंप्यूटर डू? अब कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये हम लोग थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि इनपुट डिवाइसेस, यानी एक कंप्यूटर कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर वो इंस्ट्रक्शन जाता है सीपीयू में, सीपीयू और रैम उसको प्रोसेस करते हैं। तो ये जो सीपीयू और रैम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोनों को मिला के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के प्रोसेस करते हैं एंड देन फिर कोई जो डेटा है वो स्टोरेज डिवाइसेस यानी हमारे हार्ड डिस्क में भी स्टोर होता है और हमें उसके साथ ही साथ आउटपुट भी दिखता है। तो ऐसे एक कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे डेफिनेशन भी आपको दी हुई है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, यानी इनपुट एंड प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट इन डिवाइसेस फॉर फ्यूचर यूज। यानी ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उसको स्टोर करके हमें रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, सो ये बेसिकली कंक्लूजन था आपका। मतलब ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है कि कंप्यूटर बेसिक आईटी का डेफिनेशन और कंप्यूटर सिस्टम्स क्या क्या होता, कंप्यूटर सिस्टम्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये अभी हमने देखा। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं ये यूजेज ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, और उससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है और उसके पीछे पूरा प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंड में एक छोटा सा डेमो देखेंगे जिसमें हम लोग ईमेल एनालिसिस कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा वो इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया, क्या वो सबको समझा है? किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।
किसी को कोई डाउट्स? नहीं सर। ओके, ठीक है। सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं इंटरनेट। अब इंटरनेट बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, उसका एक ओवरव्यू है। उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंटरनेट की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है ये देखने वाले हैं, और वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज अ सिस्टम कनेक्टिंग कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग टीसीपी प्रोटोकॉल and TCP protocol, a set of standards for transmitting and receiving data. ठीक है। इंटरनेट इजी शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इंटरनेट बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है जो वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में है। ठीक है। इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, यानी हम लोग क्या करते हैं इंटरनेट पे, एक ऐसे मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक कंप्यूटर को वर्ल्ड में कोई भी और जो दूसरा कंप्यूटर है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो इंटरनेट कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ इनकॉर्पोरेटेड वेब पेजेस दैट आर ट्रांसफर्ड यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल एंड इट इज कलेक्टिवली नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कंप्यूटर जो हमारा इंटरनेट है उस पर बहुत सारे वेबसाइट्स होती है। ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिसको हम लोग कलेक्टिवली वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW जो हम लोग WWW बोलते हैं वो बुलाते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब बुलाया जाता है उसको। ठीक है। तो इसी वर्ल्ड वाइड वेब में से जो भी हमें चीजें यूज करनी है वो हम लोग एक्सेस करते हैं। जैसे अभी हमें गवर्नमेंट पोर्टल्स पे कोई जाना है तो हम लोग क्या टाइप करते हैं, www.irctc.co.in। तो इससे क्या होगा, जो आपकी IRCTC की वेब पेजेस होंगे यानी आपकी IRCTC की वेबसाइट होगी वो हमारी स्क्रीन पे खुल जाती है। तो वो जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं दूसरे कंप्यूटर पे होस्ट की रहती है जिसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। ठीक है। तो सर्वर भी एक तरह से कंप्यूटर ही होता है। तो बेसिकली हम लोग इंटरनेट के माध्यम से दो कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ये आपका इंटरनेट का डेफिनेशन है। ठीक है। अब whenever you want to surf a particular site you need to type URL bar beginning with http/www.adp या जो भी हम लोग है। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ www.irctc.co.in। ठीक है। तो यहाँ पे जो www.com आता है ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड वेब को जब मैं वर्ल्ड वाइड वेब को मैं रीडायरेक्ट करता हूँ कि मुझे IRCTC की वेबसाइट देखनी है, तो उसने क्या किया, उसने IRCTC की वेबसाइट हमें डिस्प्ले करा दी। ठीक है। सो ये हमारा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब इस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें जो डिवाइसेस का यूज करते हैं, मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजिन यूज करते हैं, जैसे गूगल हो गया, हॉटमेल हो गया। ठीक है। और इन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो हम लोग एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर। ठीक है। वेब ब्राउजर यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गया जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट के वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो वेब ब्राउजर्स क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक इंटरनेट की हिस्ट्री जान लेते हैं कि इंटरनेट सबसे पहले कब डेवलप हुआ। ठीक है। सो द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डेवलप्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट इन 1970 एंड दिस प्रोजेक्ट वाज गिवन फॉर रिसर्च इन 30 अदर नेशंस। यानी जो सबसे पहला इंटरनेट बनाया हुआ था ये 1970 में USA ने बनाया हुआ था। USA का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने बनाया हुआ था। ठीक है। एंड देन इसके बाद इसको फर्दर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी ARPA को दे दिया गया, जो बेसिकली आपके इंटरनेट को मैनेज करता है। ठीक है। और उन्होंने इसको फिर आगे फर्दर डेवलप किया। इंटरनेट किसी के अंडर नहीं आता, यानी इंटरनेट ओपन सोर्स है, जो पर्सन चाहे वो इंटरनेट का यूज कर सकता है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी इसको कंट्रोल नहीं करती। ठीक है। अब इंटरनेट ऐसा है कि इंटरनेट एक छोटा सा बच्चा
और एक वर्किंग प्रोफेशनल, ये सबके लिए काम आता है क्योंकि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन सबको प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो जब सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आए थे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को ही मिला के सबसे पहला इंटरनेट बनाया गया था। ठीक है, जैसे 5 या 6 कंप्यूटर्स को मिला के सबसे पहला इंटरनेट बनाया गया था, फिर इसी को हम लोग ने वर्ल्ड लेवल पे कर दिया तो ये वर्ल्ड वाइड वेब बन गया। ठीक है, यही है बेसिकली इंटरनेट के बारे में। अब इंटरनेट का यूजेज कहाँ होता है? इंटरनेट का सबसे ज्यादा यूजेज इस समय जो पॉपुलर फील्ड्स है उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इंटरनेट का सबसे ज्यादा यूजेज कहाँ होता है? सबसे पहला है एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूजेज होता है। ठीक है, एजुकेशन यानी अभी कोविड के दौरान हम लोग जो है वो बिजनेस मीटिंग्स ऑनलाइन ले रहे हैं। मैं आपको भी प्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ या आपको मैं वेबिनार समझा रहा हूँ, तो ये भी हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। साथ ही साथ जो कॉलेजेस चल रहे हैं वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं। कई बार तो अभी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स यानी कोर्ट हियरिंग होती है वो भी ऑनलाइन होती है। तो इंटरनेट का यूज काफी ज्यादा हो रहा है आज के तारीख में। अब पहले जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस के लिए हमें लाइन लगानी पड़ती थी वो नहीं लगानी पड़ती है, अब हम लोग हर चीज ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इंटरनेट कहीं पे भी किसी भी वक्त हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूज होता है, रिसर्च वर्क के लिए यूज होता है, इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों इसको यूज करते हैं इंटरनेट को। तो ऐसे एजुकेशन में इंटरनेट का काफी यूज किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट को कम्युनिकेशन करने के लिए भी यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन करने के लिए यानी मेल भेजने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे याहू मेल हो गया, हॉटमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, ये बेसिकली इसके लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट को हम लोग जॉब सर्च के लिए भी यूज करते हैं, जैसे नौकरी.com हो गया, monster.com हो गया, recruitmentindia.com हो गया, ये सब चीजों के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। इंटरनेट को हम लोग एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए रजिस्टर करने के लिए भी यूज करते हैं एंड बहुत कुछ। हेल्थ एंड साइंसेस के लिए भी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। कहीं ट्रैवल करना होगा तो उसके लिए हम लोग टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मूवीज देखनी है या हमको आजकल मैच वगैरह जो हम लोग पहले टीवी पे देखते थे अब हम लोग ऑनलाइन हॉटस्टार पे देख लेते हैं या अमेजॉन प्राइम पे देख लेते हैं। हम लोग आजकल शॉपिंग ऑनलाइन करने लगे हैं। कुछ कुछ बिजनेस ऑनलाइन पे ही चलते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सब इंटरनेट पे ही चलते हैं। तो इंटरनेट का एप्लीकेशन आज की तारीख में हर जगह सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब एक ओपन सोर्स होता है जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया था? इंग्लिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने 1989 में सबसे पहला वर्ल्ड वाइड वेब बनाया हुआ था और सबसे पहला ब्राउजर जो आया था वो 1919 में आया था। ठीक है, तो ये एक छोटे से आप फैक्ट्स याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जो कि आपको उसमें से भी कुछ ज्यादातर पता थे, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, हमारा सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये बेसिकली वेब ब्राउजर्स है। अब वेब ब्राउजर्स क्या होता है? एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको ब्राउजर के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। अब ब्राउजर का थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि ब्राउजर एग्जैक्टली क्या है। टेक्निकली अ वेब ब्राउजर यूजेज HTTP protocol यानी hypertext transfer protocol to make request for web servers throughout the internet on the behalf of browser and user। यानी HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू वो सर्वर से वेब पेजेस को कॉल करता है और आपको वेबसाइट दिखाता है। ठीक है, इट इज अ प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर। आपके मोबाइल या फिर आपके जो कंप्यूटर है उस पे इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द ब्राउजर इज यूज्ड टू गेट सर्च इंजिन्स। अब हम लोग ब्राउजर पे सबसे पहले सर्च इंजन ओपन करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। गूगल क्रोम को फिर मैं अब यहाँ पे google.com डालता हूँ तो क्या हुआ? गूगल क्रोम ब्राउजर से मैं गूगल क्रोम सर्च इंजन पे गया एंड देन इसके बाद मैं सर्च करता हूँ कि मुझे जो भी सर्च करना है वो मैं सर्च करता हूँ और उसका रिजल्ट दिखता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये
इंटरनेट को एक्सेस करने का प्रोसेस होता है जो कि हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर दिए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम, नेटस्केप, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर होते हैं। ठीक है, सो अब आपको ये ब्राउजर समझ गया, इंटरनेट समझ गया। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो प्रेजेंट करता हूँ जिसके थ्रू हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग का जो इंटरनेट है वो बेसिकली आपके मोबाइल से लेके सर्वर तक कैसे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ये आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स कैसे, मतलब इंटरनेट जो है वो हमारा वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट, हमारे जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, जैसे मोबाइल के केस में हमारे सिम कार्ड वाले, हमारे जो सिम कार्ड प्रोवाइडर्स रहते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, और कंप्यूटर के केस में भी हमारे जो जियो के ब्रॉडबैंड आते हैं, यानी जो वाईफाई हम लोग लगवाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले जो आपकी रिक्वेस्ट है, जैसे आपको यूट्यूब एक्सेस करना है, जो एग्जांपल दिया हुआ था, उसमें हम लोग यूट्यूब को एक्सेस करते हैं, एंड देन यूट्यूब एक्सेस करने के बाद हम लोग हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पे जाता है, और फिर वहां से यूट्यूब के सर्वर पे जाता है, एंड देन फिर यूट्यूब का सर्वर आपको जो भी वीडियो देखनी है वो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर को भेजता है, एंड देन आपका इंटरनेट प्रोवाइडर वो आपको भेजता है। तो ऐसे एक इंटरनेट काम करता है। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जो इंटरनेट है वो ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स है। ठीक है, और इंटरनेट को हमें एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करना। ठीक है, सो ये था हमारा डे 1 का एक ओवरव्यू, जो बेसिकली हमने आईटी से स्टार्ट किया, जो भी कंप्यूटर के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ हमारा इंटरनेट एंड उसके जो एप्लीकेशंस होता है, ये क्या होता है, ये हमने एक ओवरव्यू इसका हमने अच्छे से इन डिटेल देखा। ठीक है, अब जो हमारा कल का पोर्शन रहेगा, ये नॉलेज कल के पोर्शन में काफी काम आने वाली है, बिकॉज कल हम लोग
साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज साइबर क्राइम क्या होता है और उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखने वाले हैं। तो उस समय आपको ये नॉलेज रहना जरूरी है, जिसके कारण आपको समझने में चीजें इजी हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। अभी हम लोग वेब ब्राउजर के बारे में बात कर ही रहे थे, तो कई सारे जो क्राइम होते हैं वो ईमेल के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो अब ईमेल को हमें अगर ट्रेस बैक करना है तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये एक जनरलाइज स्टेप होता है। तो ये मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप इमेजिन करिए, ठीक है। सो ये यहाँ पे एक मेल है, ठीक है। जैसे कि आप अभी इसको कंसिडर करिए, ये आपका स्पैम, मतलब आपको जीमेल पे एक मेल रिसीव, ठीक है। ये वायरस वाला मेल है, फिर किसी ने आपको धमकी दी है, जो भी है ये मेल, ठीक है। तो अब अगर हमें इस मेल को ट्रेस बैक करना होगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो यह इसका जो हम यूज करते हैं उसे ईमेल हेडर एनालिसिस बोलते हैं। ईमेल हेडर यानी हम लोग ईमेल में सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद ओरिजिनल करेंगे। तो ओरिजिनल में हमको ये रॉ डेटा मिल जाता है, ठीक है। अब ये रॉ डेटा जो है, इसके एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक टूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये टूल डाउनलोड कर लिया है, ये फ्री टूल, ठीक है। तो जब मैं ये डेटा इसमें कॉपी और पेस्ट करता हूँ और इसको लुकअप करता हूँ, ठीक है। सो ये अभी सर्च कर रहा है कि ये ईमेल कहाँ से आया, ठीक है। ये एक्चुअली ट्रेस कर रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको उस सर्वर की डिटेल मिल जाती है। जैसे अब जो मुझे वो मेल आया, वो कहाँ से मुझे आया, वो मुझे 192.174.83 कहाँ से आया, यूएसए से आया है। यूएसए में उसका मुझे लोकेशन यानी कोऑर्डिनेट मिल गया, उनका आईएसपी कौन था और कितने बजे आया था, ये मुझे मिल गया। और फिर ये डायरेक्टली कहाँ आ गया, मेरे मेल में आ गया। ऐसे ही अगर हम लोग कुछ और मतलब देखना चाहे तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो मेल है वो कौन से सर्वर से हमें सेंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, ये हम लोग स्पैम, मतलब जो हैकर्स रहते हैं या फिर जो कल्प्रिट्स रहते हैं जो ईमेल के थ्रू हमको धमकी भेजते हैं या कुछ और करते हैं, तो उनको ट्रेस करने के लिए हम लोग ये टेक्निक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी टूल यूज किया है ये फ्री टूल है, बट इसी का पेड वर्जन आता है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे डेमोज रहेंगे जो हम लोग कल के लेक्चर में काफी डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये जो है, ये बेसिकली एक ओवरव्यू था आज का, एंड ये एक छोटा सा डेमो था जिसके थ्रू हम लोग ईमेल हेडर एनालिसिस कर सकते हैं। यानी अगर हमें किसी ईमेल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता करनी कि वो कहाँ से आया और उसकी आईपी एड्रेस, आईएसपी का डिटेल्स, लोकेशंस, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये बेसिकली आपके इंटरनेट के पार्ट का कंफ्यूजन था कि इंटरनेट जो है वो हम लोग हमेशा डेली बेसिस पे यूज करते हैं, और साथ ही साथ इंटरनेट का इस्तेमाल आज की तारीख में सबसे ज्यादा होता है। चाहे क्राइम, मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीकों से भी यूज किया जाता है, बट उसको नेगेटिवली भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो कल हम लोग उन सब चीजों के बारे में आराम से इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होगा तो हम लोग उसको ले सकते हैं Q&A सेशन में आधे घंटे का। तो आपको जो भी क्वेरीज है, अगर कुछ आपने बाहर नोटिस किया है जो आपको डिस्कस करना है, या कुछ इंपॉर्टेंट और लगता है जिसपे हम लोग को, मतलब जिसपे आपको कुछ क्वेश्चंस है, तो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के सेशन में किसी को कोई डाउट था?
आप में से किसी को कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो वो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, आप कुछ बाहर का जो आपको डिस्कस करना है, आप इसके अलावा कुछ और टेक्निकल, यानी कहीं कोई आपने साइबर इंसिडेंट सुना होगा या कुछ आईटी से रिलेटेड होगा, तो हम लोग वो चीज डिस्कस कर सकते हैं। हेलो। यस मैम। हेलो, यस सर, माय नेम इज कीर्ति। सर मुझे पूछना है कि अभी जो आपने ईमेल आईडी का चेकआउट करने को बताया कि हम किसी का भी आईपी एड्रेस चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ से मेल आया हुआ है, कुछ भी आया हो, तो सर अगर धमकी वाला हो तो ठीक है, उसको उतना नॉलेज नहीं होगा, बट अगर कोई आईटी सेक्टर का होगा या फिर जैसे अगर कोई हैकर होगा तो सर उसको भी अपन ट्रेस कर सकते हैं, वो तो दूसरी आईपी एड्रेस यूज करके भी कर सकते हैं। मैम ये कैसा है, ये डिपेंड करता है। अब कैसा होता है, कई बार हैकर्स जो है वो वो फेक लिंक्स या फिर वीपीएन्स यूज करते हैं जिसमें फेक आईपी एड्रेसेस दिखता है। तो उस केस में हमें बाकी और एस्पेक्ट्स पे उनके ध्यान देना पड़ता है। जैसे उनका आईपी एड्रेस के अलावा जो सर्वर्स उन्होंने यूज किए हुए हैं, अगर बहुत सारे सर्वर्स दिखे मतलब वो डार्क वेब के थ्रू यूज किया हुआ है, या डिपेंड करता है कि हैकर कौन सा मेथड यूज कर सकता है। तो सर वो टाइम पे हम लोगों को कौन से मेथड के थ्रू उसको अपन चेकआउट कर सकते हैं, मतलब उनको पकड़ सकते हैं कुछ ऐसा, या अपने पास अलग से ही उन सब चीजों के लिए रहता है? मैम इसके ना कुछ फॉरेंसिक टूल्स आते हैं जो कि इस पे प्रॉपरली और एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया ये एक एक फ्रीवेयर टूल था, बट इसके कुछ पेड टूल्स आते हैं जो कि इन डिटेल एनालिसिस करके आपको इसका चीजें प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। किसी और को कोई क्वेरीज? हाँ सर, एक मैं जेआरपी वर्धा से बोल रहा हूँ, एपीआई सर्वोदय। बोलिए। अगर जो क्राइम कर रहा है लैपटॉप से या कंप्यूटर से, तो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी उसका लोकेशन कैसा देख सकता है? सर मतलब कैसे किसी ने अगर कुछ क्राइम किया है लैपटॉप और कंप्यूटर से, तो उसका इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे, ये आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं ना? उसका आईपी एड्रेस वो कैसे ढूंढेगा? सर ये डिपेंड करता है। अब जैसे मान के चलिए हैकर ने आपके कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर छोड़ दिया, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन उस हैकर को भेज रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग कंप्यूटर को प्रॉपरली सीज करते हैं। सीज करने के बाद उस सॉफ्टवेयर का रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब वो डेटा कौन से आईपी पे भेज रहा है ये हम लोग पता करते हैं, और उसके बाद उस आईपी की इंफॉर्मेशन निकाल के हैकर को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आईपी एड्रेस कहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा, अगर देखना है? सर ये आईपी एड्रेस या सर्वर की डिटेल्स ये एप्लीकेशन पे मिलती है, जैसे जो उसने मेलिशियस सॉफ्टवेयर डाला होगा या फिर स्पाईवेयर बोलते हैं उसको, ठीक है, वो डाला होगा, तो हमको उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना, यानी उस सॉफ्टवेयर को पूरा हम लोग ओपन करके देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर किससे कनेक्ट हो रहा है, वो डेटा कौन से सर्वर पे भेज रहा है या कौन से लिंक पे भेज रहा है, ये सब हमको स्टडी करना पड़ता है। तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रोसेस बोली जाती है, रिवर्स इंजीनियरिंग वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। हाँ, किसी और को कुछ और क्वेरीज? सर। हाँ सर, कभी कभी लोकेशन आता नागपुर का और वो आरोपी रहता अमरावती में, ये कैसा होता सर? सर ये वैसा है कि डिपेंड करता है कि क्या है, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जो आईपी एड्रेस है ये लोग लोकेशन स्पूफ कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक लोकेशन, मतलब जैसे आरोपी रहता है कहीं और का और दिखता कहीं और है, ठीक है, ये बेसिकली ज्यादातर मोबाइल केस में यूज होता है। तो मोबाइल के केसेस में अगर ये मतलब आईपी तो स्पूफ कर लेगा, बट अगर हम लोग सीडीआर के थ्रू चेक करना चाहे तो ये प्रॉपर एक्यूरेट हमको मिल जाता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, किसी को कोई और डाउट? सर बहुत बार ऐसे होता है कि 12 नंबर के डिजिट से कॉल आता है किसी को। हाँ
और है, जब हम कंपनी से लोकेशन लेते हैं तो कंपनी बता नहीं पाती है कि ये कौन से कंपनी का नंबर यूज हो रहा है या कौन सा प्रोवाइडर है। तो सर एक्चुअल वो तो थर्ड पार्टी सर्वर यूज करते हैं, तो उसे अगर ट्रैक करना है तो क्या प्रोसेस है सर? सर ये जो बेसिकली क्या होती है, ये जो आप बोल रहे हैं ना 12 डिजिट के नंबर्स आते हैं, इनको हम लोग वर्चुअल नंबर्स बोलते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो बिना सिम के चलते हैं, ठीक है, राइट सर। बिना सिम के चलते हैं। ये थर्ड पार्टी। जो एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स है ना, ये वही प्रोवाइड करते हैं। अब ये ऐसा है कि बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स है वर्चुअल नंबर प्रोवाइड करने वाले, तो इसको किसी स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी फेक व्हाट्सएप वाले हैं या फिर जो OLX पे स्कैम करते हैं, ठीक है, वो लोग ये नंबर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बट अभी ये कैसा है, पहले फ्री था तो इसको काफी ज्यादा, मतलब जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो प्रोवाइड करती थी ये, वो सब फ्री में प्रोवाइड करती थी, बट अब इसको पेड कर दिया है, तो जिस वजह से इसका यूजेज काफी कम हो। अभी सर वे टू SMS पहले यूज होता था, वो सभी को पता था, वो तो अभी बंद हो गया। लेकिन अभी बहुत सी साइट्स है जो बाहर की है, विदेशी साइट्स है, वो अभी भी यूज हो रही है, तो वो हम ट्रैक नहीं कर पाते। उसी के लिए कुछ प्रोसेस हो तो वो जानना चाहते हैं। सर अब ऐसा है ना कि यहाँ पे कैसे है, हम लोग का लीगल बाउंडेशन आ जाता है। अब हम लोग जो चीजें कर सकते हैं वो हम लोग इंडिया के लॉ के हिसाब से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप फॉरेन भेजेंगे तो वो एंटरटेन करेंगे। तो सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, इस वजह से हम लोग उसको फर्दर पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते। थैंक यू। ओके, किसी और को कुछ क्वेरीज? हेलो हाँ सर बोलिए। हेलो सर, आजकल वो फेसबुक पर जो अकाउंट हैक हो जाता है, उससे पैसों की डिमांड होती है, तो उसको अपन ट्रेस कर पा सकते हैं सर? सर ये डिपेंड करता है, मतलब जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जो हैकर रहता है वो मतलब ऐसा करता है कि एक फेक लिंक बना देता है और भेज देता है। तो फेक लिंक को हम लोग ट्रेस बैक कर सकते हैं, बिकॉज जब जो लिंक जनरेट होती है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एविडेंस पीछे छोड़ती है, जैसे उसमें हमें सर्वर की डिटेल्स मिल जाती है या IP की डिटेल्स मिल जाती है, जिसके थ्रू हम लोग उसको बैक ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपने पूछा है, ये डिपेंड करता है कि अकाउंट किस तरीके से हैक किया गया है। ठीक है, कई बार हैक करके सर पैसों की डिमांड करते हैं, मतलब और वो पैसे भी मतलब भेज देते कोई, तो इसके लिए अगर वो क्राइम हो जाती है तो उसको मतलब ट्रेस कैसे कर पाएंगे? सर देखिए, मतलब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर वो कोई पैसे, जैसे पैसे गूगल पे या किसी चीज पे डिमांड करता है तो वो हम लोग कर सकते हैं ट्रेस, बट बिटकॉइन है तो बिटकॉइन को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर बिटकॉइन है तो वो फिर सर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अभी उस पर थोड़ा रिसर्च वर्क चल रहा है, जिसके थ्रू हम लोग डीप वेब के भी जो इंफॉर्मेशन डीप वेब या डार्क वेब पे भी अवेलेबल रहती है, उसको भी हम लोग प्रॉपरली ट्रेस बैक कर सकते हैं। बट ये प्रोसेस अभी तक आई नहीं है, ऐसा कुछ रिजिड प्रोसेस नहीं है। नहीं सर, अभी फिलहाल ज्यादा चल रहा सर ये फ्रॉड। तो सर उसको ट्रेस बैक करने के लिए सर डिफरेंट अप्रोच रहते हैं, मतलब ये डिपेंड करता है कि कैसे हैक किया गया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत इजी पासवर्ड लोग लगा देते हैं, जैसे अब मेरा पीयूष वर्मा है तो मैं पीयूष वर्मा @123 लिख लूंगा। तो अब ऐसा है कि हैकर कई बार गेस भी कर लेता है तो वो हैक हो जाता है अकाउंट। तो इस केस में उसको ट्रेस करना मुश्किल रहता है। तो सर ये डिपेंड करता है कि उसने कौन से टाइप का अटैक परफॉर्म किया। ये हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक कल देखेंगे, तो उसमें हम लोग इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। सर ये वेब जो फेक वेब एप्लीकेशन है, फेक वेब एप्लीकेशन वो कैसे पहचानेंगे हम? सर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, आप फिर से क्वेश्चन रिपीट कर पाएंगे? सर फेक एप्लीकेशन होते हैं ना, फेक वेब एप्लीकेशन को कैसे पहचानेंगे सर? सर फेक वेब एप्लीकेशन नहीं बोल सकते सर, उसको आप वेबसाइट बोलेंगे तो इजी हो जाएगा। हाँ, वेबसाइट। हाँ, फेक वेबसाइट को पहचानने के सर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे होंगे फेक वेबसाइट पे जब भी रहता है, ये आपको एक HTTPS दिख रहा होगा। अभी मैंने अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड होल्ड करिएगा। ठीक है, तो जो भी फेक वेबसाइट रहती है ना, उसमें ये ऐसे कनेक्शन इज सिक्योर
हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, ये हाँ देखिए। जी सर, जी सर। हाँ, हाँ, तो ये ऐसे कनेक्शन इज सिक्योर ऐसा नहीं लिख के आता है, ठीक है। कोई भी जो अच्छा। सिक्योर साइट होती है वो हमेशा हाँ। HTTPS रहती है, ठीक है। जी। और जो फेक वेबसाइट्स रहती है वो HTTP रहेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको फेक वेबसाइट को कोई भी चीज के बारे में हमें अगर जो फेक है वो चेक करना होगा तो एक वायरस टोटल करके ये वेबसाइट आती है, ठीक है। वायरस ये तो वेबसाइट जी। बेसिकली क्या करती है, आपको किसी भी चीज पे डाउट होगा, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, कोई URL हो। जैसे कि अभी आपको सर्च करना होगा, मैं कोई भी एक URL ले लेता हूँ, चलिए google.com के बारे में सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करके बताती है, सर्च करके बताती है कि जो URL है वो सिक्योर है या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी क्लीन आ रहा है, तो जो वायरस वाला URL रहेगा अगर आप उसको यहाँ पे डालेंगे तो वो ये देखिए कैटेगरी बता देगा कि फिशिंग साइट है या फिर हनी पॉट ट्रैप है या फिर लिंक फेक है या नहीं है, ये सब आपको बता देता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं।